हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 19वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 19वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 19वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 19वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी कूट भाषा में DOG को 4157 और CAT को 3120 लिखा जाता है तो RAT को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। यानी कि मेरे भाई ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर DOG को यहां पर 4157 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि CAT बराबर या CAT को यहां पर 3120 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि RAT को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, सबसे पहले आप यहां पर ध्यान से देखिए कि यहां पर DOG को क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए DOG को यहां पर लिखा गया है 4157। अब इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर ज्ञात होने चाहिए और वो भी नंबरिंग के साथ में। यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही सोल्व कर दोगे। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर है DOG और यहां पर लिखा गया है 4157। तो यहां पर DOG को 4157 कैसे लिखा गया है, देखिए यहां पर देखिए D आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। फिर क्या है O आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है। फिर क्या है G आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर है। यानी कि DOG का नंबरिंग करके ऐसे कि ऐसे उसके सामने लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर देखिए इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि CAT इसके बराबर क्या लिखा गया है। तो CAT के बराबर में लिखा गया है 3120, या फिर यहां पर बोला गया है कि CAT को लिखा गया है 3120। तो मेरे भाई यहां पर देखिए CAT के बराबर में 3120 कैसे बनेगा। देखिए C का नंबर होता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 3 नंबर पर है, या फिर C लेटर आता है 3 नंबर पर है। इसी प्रकार से देखिए फिर क्या है A आता है 1 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है T आता है 20 नंबर पर है। यानी कि CAT के बराबर में 3120 लिखा गया है। कैसे, तो CAT इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इनके सामने लिखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि RAT बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इन सभी के सामने लिख देंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले है R कितने नंबर पर आता है। तो मेरे भाई R आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है। इसी प्रकार से देखिए R के बाद में है A आता है मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर 1 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 1 है। उसके बाद में क्या है T मेरे भाई कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर है, तो T आता है 20 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 20। यानी कि RAT बराबर या RAT को लिखा जाएगा 18120। अब हमें देखना है कि 18120 किसी ऑप्शन में है। तो हां सर 18120 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी कूट भाषा में POK को 16, 15, 11 और RTP को 18, 20, 16 लिखा जाता है तो LMP को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि POK बराबर है या फिर POK को यहां पर 16, 15, 11 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर RTP को 18, 20, 16 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि LMP को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि POK इसको क्या लिखा गया है, तो POK को लिखा गया है यहां पर 16, 15, 11। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर ध्यान से देखिए आगे बोला गया है कि RTP इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई RTP इसको लिखा गया है 18, 20, 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस टाइप के प्रश्न में हम यहां पर पता करेंगे कि POK बराबर यहां पर 16, 15, 11 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि RTP बराबर यहां पर 18, 20, 16 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार लॉजिक लगाया गया है। तो मेरे भाई देखिए यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट नंबरिंग के साथ में याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम के अंदर मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करोगे। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर P आता है 16 नंबर पर और यहां पर देखिए लिखा गया है 16। फिर देखिए यहां पर है O आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर और ध्यान से देखिए यहां पर लिखा गया है 15। फिर देखिए O के बाद में है K आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर और ध्यान से देखिए यहां पर लिखा गया है 11। फिर यहां पर देखिए मेरे भाई इसी प्रकार से देखिए यहां पर है R का नंबर होता है 18 और यहां पर ध्यान से देखिए लिखा गया है 18। फिर देखिए R के बाद में है T का नंबर होता है 20 और यहां पर ध्यान से देखिए लिखा गया है 20। फिर क्या है T के बाद में P का नंबर होता है 16 और ध्यान से देखिए यहां पर लिखा गया है 16। यानी कि मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर POK इसको यहां पर 16, 15, 11 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर POK इसका नंबरिंग करके ऐसे की ऐसे इसके सामने लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से यहां पर देखिए मेरे भाई RTP इससे यहां पर 18, 20, 16 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर भी क्या किया गया है, यानी कि यहां पर RTP इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इनके सामने लिखा गया है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहां पर हमसे पूछा गया है कि LMP को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि L का नंबर कितना होता है। तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर L का नंबर होता है 12, तो यहां पर हम लिख देंगे 12। फिर क्या है M, तो मेरे भाई M का नंबर कितना होता है, तो अल्फाबेट लेटर के अंदर M का नंबर होता है 13, तो यहां पर हम लिख देंगे 13। इसी प्रकार से आगे देखिए आगे क्या है P का नंबर कितना होता है, तो मेरे भाई P का नंबर होता है 16, तो यहां पर हम लिख देंगे 16। यानी कि यहां पर देखिए LMP इसको क्या लिखा जाएगा, तो LMP को लिखा जाएगा 12, 13, 16। अब हमें देखना है कि 12, 13, 16 ये सभी संख्याएं हमें किस ऑप्शन के अंदर दी गई हैं। तो ध्यान से देखिए 12, 13, 16 ये सभी संख्याएं हमें दी गई है ऑप्शन C के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 88 से यहां पर 176 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि 78 से यहां पर 156 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 88 से यहां पर 176 और 78 से यहां पर जिस प्रकार से 156 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 74 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा या फिर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए मेरे भाई यहां पर 88 से यहां पर 176 बन जाएगा कैसे। तो यहां पर क्या लॉजिक लगाया गया है, जो आपके सामने यहां पर 88 दिया गया है मेरे भाई, इस 88 का क्या किया गया है, यहां पर किया गया है 2 गुना। यानी कि 88 का 2 गुना होता है 176। और यहां पर ध्यान से देखिए आप सभी के सामने 176 लिखा गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि 78 से यहां पर 156 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर क्या है 78 है, तो क्या 78 का 2 गुना 156 होता है। तो यहां पर देखिए 78 का 2 गुना 156 ही होता है। और मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 156 आप सभी के सामने लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 74 के अंदर और 74 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम जिस प्रकार से सभी का 2 गुना किया गया है उसी प्रकार से इस 74 का भी हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 74 का 2 गुना कितना होता है। तो मेरे भाई 74 का 2 गुना होता है 148। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 148। अब हमें देखना है कि संख्या 148 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 148 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए। यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इसी के साथ में इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आपको ये गारंटी देता हूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी दर्पण में समय 3:30 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। मेरे भाई बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर लगभग 2 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से लगभग 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को मैंने आपको एग्जाम में सोल्व करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताई थी। और यदि वो ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न
को आप एग्जाम में देखते ही सोल्व कर दोगे। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए मैंने बताया था कि जब भी आपको किसी दर्पण में समय दिया जाए या फिर किसी दर्पण का समय बताया जाए तो उस समय को आपको क्या करना है, 1160 में से घटा देना है। यदि आप दर्पण के समय को 1160 में से घटा दोगे तो वास्तविक समय ज्ञात हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि किसी दर्पण में समय 3:30 हो तो वास्तविक समय क्या होगा। तो मेरे भाई इस 3:30 को क्या करेंगे, 1160 में से घटा देंगे। तो यहां पर देखिए 3:30 को घटा देंगे 1160 में से, ठीक है। यहां पर देखिए मेरे भाई, देखिए 60 में से 30 चला जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 30 है। अब यहां पर देखिए मेरे भाई 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि यदि किसी दर्पण में 3:30 हो या फिर किसी दर्पण में समय 3:30 का हो तो वास्तविक समय होगा 8:30। अब हमें देखना है कि 8:30 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर 8:30 में दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है, जब भी आपको वास्तविक समय पूछे और दर्पण में आपको चाहे कोई भी समय दिया जाए तो आपको क्या करना है, 1160 में से घटा देना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ट्रेन 215 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो ट्रेन द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको दूरी का सूत्र याद होगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए दूरी का सूत्र होता है क्या, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर है चाल इंटू समय। यानी कि दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। अब मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर देखिए प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि एक ट्रेन 215 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 8 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि हमसे निकलवा रहा है दूरी। तो यहां पर देखिए दूरी बराबर क्या है, चाल इंटू समय। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर ट्रेन की चाल कितनी है, देखिए यहां पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहां पर देखिए ट्रेन की चाल यहां पर आपको दी गई है 215 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भाई चाल हो जाएगी यहां पर 215, इसी के साथ में गुणा, तो यहां पर कर देंगे गुणा। फिर क्या है समय कितना दिया गया है, समय हमें दिया गया है यहां पर 8 घंटे। तो मेरे भाई यहां पर समय के स्थान पर रख देंगे 8। अब यदि हम 215 गुणा 8 कर देंगे तो दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई देखिए यानी कि 215 इंटू 8 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1720। यानी कि यहां पर देखिए एक ट्रेन यदि 215 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो ट्रेन द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी होगी 1720 किलोमीटर। अब हमें देखना है कि 1720 किलोमीटर किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 1720 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। सती प्रथा को कब और किसने समाप्त किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सती प्रथा को कब और किसने समाप्त किया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। कब किया था? 1829 के अंदर है। तो मेरे भाई 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 360 है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352 है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 है और ऑप्शन डी है सभी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है, 352 है और 356 है, ये तीनों के तीनों क्या है? आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आपको सबसे पहले तो यह करना है कि इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है अमेरिका। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है लीवर ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्नाशय ग्रंथि और ऑप्शन डी है अधिवक्रक ग्रंथि। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर ग्रंथि, जिसको हम यकृत ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर की किस ग्रंथि में होता है। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न यहां से और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो मेरे भाई याद रखना थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है कौन सा? थायरोक्सिन। यानी कि यहां पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है थायराइड। पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। इसी प्रकार से देखिए एक प्रश्न और बनता है और इस प्रश्न को भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखना अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई जो मैंने ये अलग से पॉइंट बताए हैं इन पॉइंटों को आप जरूर नोट करना, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन,
ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है आयरन। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और इस प्रश्न को भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है आयरन। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी है हीलियम गैस और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहां पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ठीक है। इसी के साथ में आपको बताना है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन बी है श्वसन में, ऑप्शन सी है किण्वन में और ऑप्शन डी है प्रसरण में। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था ENIAC। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाइट्स कितने बिट्स के बराबर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और मेरे भाई देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 1 बाइट्स बराबर कितने बिट्स होते हैं? तो याद रखना 1 बाइट्स बराबर होते हैं 8 बिट्स। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बाइट्स कितने बिट्स के बराबर होता है? तो बाइट्स होता है 8 बिट्स के बराबर है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2025 में कौन सा देश चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए है रूस देश, ऑप्शन बी है भारत देश, ऑप्शन सी है चीन देश और ऑप्शन डी है अमेरिका देश। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि 2025 में अमेरिका देश चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रहा है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां आयोजित होगा? ऑप्शन ए है कतर में, ऑप्शन बी है कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में, ऑप्शन सी है ब्राजील में और ऑप्शन डी है फ्रांस में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 आयोजित होगा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत ने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत ने पहली बार 1922 में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की थी। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दिया जाएगा। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है, या फिर ब्लड बैंक के नाम से मानव शरीर के किस अंग को जाना जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर के पलिहा अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मानव शरीर के अंदर पलिहा नामक जो अंग पाया जाता है उसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है, यहीं से पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो याद रखना आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है पलिया को। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है, यहीं से पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। और मेरे भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और है, और यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है। तो याद रखना मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी यानी कि गुर्दा में। ठीक है, और 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। न्यूनतम तापमान पर कौन सा पदार्थ तरल अवस्था में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम तापमान पर कौन सा पदार्थ तरल अवस्था में पाया जाता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि न्यूनतम तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है हीलियम। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इन 20 क्वेश्चनों में से जिस भी अभ्यर्थी के 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।